हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने आए हैं जिस जो है कि आखिर मुगल इतने शक्तिशाली शासक होने के बावजूद भी आखिर अंग्रेज यहाँ पे अपनी शासन की स्थापना कैसे कर पाए। उस टाइम में मुगल एक बहुत ही शक्तिशाली राजा शासक था और जिसके लगभग पूरे भारत पे उसका शासन था। फिर भी अंग्रेजों ने अपनी शक्ति में वृद्धि की, अपनी शक्ति में उन्नति की। कैसे, हम इस पे आज बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि लगभग 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और उसमें बाबर विजयी होते हैं और अपना राज्य स्थापित करते हैं इंडिया में। कुछ लोग चाहते थे, उनके जो कुछ सहयोगी थे वो चाहते थे कि हम यहाँ से कुछ खजाना लूटे और अपना देश लौट जाएं, लेकिन बाबर ने यहाँ पे शासन करने की सोची। उसके बाद मुगल साम्राज्य में कुछ प्रमुख शक्तिशाली शासक हुए, जैसे हम बात करें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये प्रमुख शक्तिशाली शासक थे। और इसके बाद के जो शासक आए उसे उत्तरवर्ती यानी कि कमजोर शासक के रूप में देखा गया। लेकिन मुगल शासक जो थे, मुगल शासक के समय ही और अंग्रेज भारत में आए थे। तो हम बात करते हैं औरंगजेब के टाइम के। तो औरंगजेब एक बहुत ही क्रूर शासक था। औरंगजेब से ज्यादा क्रूर शासक मुगल इतिहास में और कोई भी नहीं हुआ। वो एक बहुत ही क्रूर और धमधी शासक थे। उन्होंने दक्कन क्षेत्र को जीतने का प्रयत्न किया, मध्य भारत में के दक्कन क्षेत्र को, और उन्होंने अपनी सारी शक्ति और धन का व्यय उस क्षेत्र में कर दिया। हालांकि वो कुछ क्षेत्र को जीतने में सफल भी रहे, परंतु उसने दक्कन क्षेत्र पर अपना अधिकार खो दिया। वो दक्कन पे अधिकार नहीं कर पाए, कुछ क्षेत्र जीते। तो उसके लगभग 1707 ईस्वी में क्या होती है कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए आपसी मतभेद प्रारंभ होते हैं मुगल साम्राज्य में, जिसमें बहादुर शाह प्रथम विजयी होते हैं, जो कि एक सक्षम और समर्थ शासक थे इतने बड़े विशाल मुगल साम्राज्य को चलाने के लिए। और बहादुर शाह प्रथम के समय से ही उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य की प्रारंभ होती है, या फिर इसको हम पूर्ववर्ती कहते हैं। अब ये उत्तरवर्ती मुगल शासन क्या है, इसको जानते हैं कि जहां से औरंगजेब के बाद के जो शासन काल है, जहां से मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, वहां से का जो शासन है उसे हम उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य कहते हैं। बहादुर शाह प्रथम की अगर हम बात करते हैं तो वो एक असक्षम शासक थे। अब इतने बड़े दिल्ली सल्तनत, इतने बड़े शासन को चलाने के लिए असमर्थ थे। उसे इतिहासकारों ने शाह ए बेखबर की उपाधि दी, क्योंकि उसकी प्रशासन में कोई रुचि नहीं थी। वो एक विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे और वो विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने के साथ साथ प्रशासन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। वहां से अंग्रेजों की शक्ति धीरे धीरे बढ़ने प्रारंभ हुई। फ्रेंड्स, अंग्रेज आए थे लगभग 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में। महारानी एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी में एक चार्टर प्रदान किया था। वो चार्टर क्या था, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उस पे उसको एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया कि वो भारत में जाकर के व्यापार कर सकते हैं और ब्रिटेन की कोई भी कंपनियां उसके अलावा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भारत व्यापार करने नहीं आएंगे। तो उसे एक एकाधिकार प्राप्त हुआ और कैप्टन विलियम हॉकिंस के सहारे इंडिया ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 ईस्वी में भारत आती है और 1609 ईस्वी में जाके जहांगीर से मिलते हैं। उस टाइम में मुगल साम्राज्य के शासक जहांगीर हुआ करते थे। उससे मिलते हैं और जहांगीर से अनुमति लेते हैं कि आप मुझे यहाँ पे अपनी एक फैक्ट्री या अपने कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दे। तो फैक्ट्री उस टाइम में क्या होता था कि एक गोदाम टाइप होता था जहां पे कंपनी अपने सामान को रख सकती थी। तो लगभग 1613 ईस्वी में उन्होंने सूरत में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की थी। और वो पहली अस्थायी फैक्ट्री क्या था कि वो एक गोदाम टाइप में था, वहां पे कोई कंपनी नहीं थी। एक फैक्ट्री का तात्पर्य हम लोग समझते हैं कोई कंपनी जहाँ पे उत्पादन होता, नहीं, उस टाइम में ऐसा नहीं था। क्योंकि जहांगीर ने बस उसे एक गोदाम टाइप में फैक्ट्री बनाने का अनुमति दिया था, क्योंकि उस टाइम में अंग्रेज या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभिक स्थिति में थी। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को एक औपनिवेशिक शासन के रूप में देख रही थी। लेकिन उस टाइम में मुगल साम्राज्य बहुत ही सुदृढ़ स्थिति में था, तो उन्होंने बस फैक्ट्री की अनुमति मांगी और सूरत में 1613 ईस्वी में उन्होंने अपनी एक अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना कर दी। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि आखिर मुगल के समय में कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी सुदृढ़ बनी।
तो हम थे कहाँ, जहांगीर के बाद उन्होंने क्या किया, 1651 ईस्वी में, हम धीरे धीरे बात करते हैं, 1651 ईस्वी में उन्होंने हुगली नदी के तट पर एक फैक्ट्री की स्थापना की थी और 1696 में उन्होंने कालीकाटा में किलेबंदी को प्रारंभ कर दिया था, किलेबंदी प्रारंभ किया। और लगभग 1696 से जब उन्होंने कालीकाटा में अपनी किलेबंदी प्रारंभ की तो उस समय उसका ध्येय का पता चल गया था कि अंग्रेज जो हैं यहाँ पे अपनी एक बहुत ही सुदृढ़ कंपनी की स्थापना करना चाहती है, वो भारत को औपनिवेशिक बनाना चाहते हैं। परंतु उस टाइम में कोई किसी भी शासक ने इस पे ध्यान नहीं दिया सिवाय सिराजुद्दौला के। 1756 में सिराजुद्दौला नवाब बनते हैं और नवाब बनने के पश्चात उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की इस दृढ़ता के लिए आपत्ति जताई कि आप कालीकाटा या अभी का कलकत्ता आप उस पे किलेबंदी नहीं कर सकते, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं माने और उन्होंने किलेबंदी को जारी रखा। नवाब अपने कुछ सैनिकों के साथ कलकत्ता पे आक्रमण करते हैं और अंग्रेज परास्त होते हैं। अंग्रेज के परास्त होने के बाद उन्होंने कुछ सैनिकों को बंदी बना करके, लगभग 146 सैनिकों को बंदी बना करके 14/18 के कमरे में बंद कर दिया और उन्हें, और मॉर्निंग जब सुबह हुई तो देखिए 127 लोग की मृत्यु हो चुकी थी, जिसे ब्लैक हॉल की घटना भी कही जाती है। और इसके लिए ब्रिटेन में सिराजुद्दौला को एक राक्षसी छवि के रूप में प्रस्तुत किया गया। रॉबर्ट क्लाइव इसके लिए बहुत ही आहत हुए। उन्होंने अचानक सिराजुद्दौला पे आक्रमण किया और आक्रमण करने के पश्चात वहां पे सिराजुद्दौला परास्त होते हैं और अलीनगर की संधि पे हस्ताक्षर करना पड़ता है। अलीनगर की संधि जिसमें यह प्रावधान किया गया कि कंपनी को सारे अधिकार दिए जाएं। फ्रेंड, हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, थोड़ा सा पीछे की ओर चलते हैं कि आखिर ये सिराजुद्दौला से युद्ध क्यों हुआ, क्यों आखिर कंपनी को ने अलीनगर की संधि करवाई। तो हम बात कर रहे थे कि बहादुर शाह प्रथम के समय में थे, तो एक असक्षम शासक था, उसे प्रशासन में कोई रुचि नहीं थी। उसके बाद आते हैं जहांदर शाह। जहांदर शाह भी, बहादुर शाह तो ठीक थे, उससे भी लंपट मूर्ख, जिसे इतिहासकारों ने कहा लंपट मूर्ख, वो उससे भी बेकार शासक, तो उसको भी प्रशासन में कोई रुचि नहीं थी। इन दोनों ने तो कुछ नहीं किया। इस टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपनी नींव बना रही थी, थोड़े धीरे धीरे मजबूत हो रहे थे। फिर जो रियल घटना हुआ, जो जहां कंपनी सुदृढ़ हुई, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, वो हुए फर्रुखियर के शासन काल में। बात ऐसी होती है कि फर्रुखियर ने 1717 ईस्वी में एक शाही प्रमाण कंपनी को प्रदान किया। अब ये शाही प्रमाण क्या था? शाही प्रमाण था कि कंपनी को मुक्त व्यापार करने की आज्ञा मिल गई। लगभग पूरे मुगल साम्राज्य में 3000 रुपया प्रतिवर्ष की दर से उसे कर देना पड़ता था। तो उतने बड़े मुगल साम्राज्य के लिए 3000 रुपया प्रतिवर्ष कोई कर नहीं था, तो इसीलिए हम उसे मुक्त व्यापार ही मानते हैं। और कंपनी को दस्तक जारी करने का भी आदेश मिल गया। दस्तक क्या होता था? पास, कि अगर दिखा दिया जाए एक कागज का टुकड़ा जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की साइन किया हो, तो वो एक पास, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लेगा। कंपनी ने इसका दुरुपयोग भी करना प्रारंभ कर दिया। वो अपना दस्तक को बेचने लगा भारतीय व्यापारियों को और धीरे धीरे जो शासन थे वो कंपनी के हाथों सिमटते चले गए। आखिर क्यों फर्रुखियर ने ऐसा किया, क्यों उसे एक शाही प्रमाण प्रदान किया? तो 1717 ईस्वी की बात है। वो एक बहुत ही संक्रामक रोग से ग्रसित था। उन्होंने बहुत सारे वैद्यों को दिखाया, पर वो रोग से सही सुरक्षित, उससे वो ठीक नहीं हो पाए। शायद उसके जांघों में घाव हो गया था। तो उस टाइम में एक चिकित्सक थे ब्रिटिश इंडिया कंपनी के ही, विलियम हैमिल्टन, उन्होंने उसका इलाज किया और उसी से वो प्रसन्न होकर के मुक्त व्यापार के लिए एक शाही प्रमाण अंग्रेजों को प्रदान कर दिया। इस शाही प्रमाण को प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने अपने शासन की नींव, अपने व्यापारिक शक्तियां सभी को बढ़ाना शुरू किया। भारत को उपनिवेश बनाने के लिए वो अग्रसर हुए। अब उसके बाद का जो शासक था वो थे मोहम्मद शाह। शाह जो थे वो दो भाई सैयद बंधु, फर्रुखियर जो थे वो दो भाई सैयद बंधुओं के नियंत्रण में ही काम करते थे और वो एक प्रशासन के जो भार थे वो सैयद बंधुओं के हाथों में थे। एक फर्रुखियर एक कठपुतली के रूप में काम करता था। और मोहम्मद शाह की बात करें तो ये इसे इतिहासकारों ने रंगीला कहा, चूंकि इसे भोग विलासितापूर्ण जीवन जीना पसंद था। उसके बाद से यहाँ पूरी जो शक्तियां बढ़ी, पूर्ण रूपेण शक्ति मोहम्मद शाह के समय में बढ़ी। और जब प्लासी का प्रथम युद्ध हुआ, प्लासी का जब युद्ध होता है प्लासी का जो युद्ध होता है सिराजुद्दौला और
रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जो कि उस टाइम के सिपाहियों के जो हेड हुआ करते थे अंग्रेजों के, वो थे रॉबर्ट क्लाइव। इसका जो प्रमुख कारण बना तो वो बना दस्तक जारी करने के कारण। दूसरा कारण बना मुक्त व्यापार की नीति। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को ये सारी नीतियों को बंद करने को कहा, बट अलीनगर की संधि के बाद ये नवाब कमजोर हो चुके थे, वो युद्ध का नहीं करना चाहते थे। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने युद्ध करने का मन बनाया और उन्होंने क्या किया कि नवाब पे आरोप लगाया कि वो अलीनगर की संधि का विरोध कर रहे हैं। नवाब नजरअंदाज कर देते हैं। उससे पहले रॉबर्ट क्लाइव, जो उसके प्रमुख सेनापति थे सिराजुद्दौला के मीर जाफर, उससे जाकर के हाथ मिलाते हैं और उन्हें नवाब बनाने के लिए उन्हें नवाब बनने का आश्वासन प्रदान करते हैं कि अगर ये युद्ध में हम विजय हुए तो आपको नवाब बना दिया जाएगा। और मीर जाफर भी ये मान जाते हैं। बात होती है कि जब युद्ध में अचानक 21 जून की बात है, जब युद्ध की लगा कि अब युद्ध करना ही पड़ेगा, तो 21 जून को सिराजुद्दौला ने अपने 50,000 सैनिकों के साथ, 50 तोपों के साथ युद्ध के मैदान में पहुंचते हैं। और 23 जून को रॉबर्ट क्लाइव अपने मात्र 3,000 सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में आते हैं। कहां 50,000 और कहां 3,000 देख के लगता था कि अगर एक बार इधर की सेना दौड़ गई तो उधर की सेना खत्म। लेकिन वहां पे उस युद्ध के मैदान में खड़े खड़े रॉबर्ट क्लाइव मुस्कुरा रहे थे। और जब क्यों मुस्कुरा रहे थे? क्योंकि उन्होंने मीर जाफर, जो उसके हेड कमांडर थे सिराजुद्दौला, को उनसे हाथ मिला लिया था। 48,000 सैनिक मीर जाफर के नियंत्रण में था। उस टाइम में ये होता था कि जो राजा था उसके तो आदेश का पालन करना सेनापति का काम था, और जो उसके सैनिक होते थे वो केवल अपने सेनापति का आज्ञा का पालन करते थे। और जब सिराजुद्दौला ने आक्रमण कहा तो मीर जाफर ने अपने सैनिकों को ये आदेश नहीं दिया कि आप रॉबर्ट क्लाइव के सैनिक पे आक्रमण करें। और मात्र 2,000 सैनिकों के साथ सिराजुद्दौला को युद्ध लड़ना पड़ा। उसके जो दो कमांडर थे, चीफ थे, एक थे मदन लाल और मोहन लाल। इन दोनों ने अपने इस युद्ध में लड़ते लड़ते अपने प्राण दे दिए और सिराजुद्दौला की भी हत्या कर दी गई। प्लासी के इस युद्ध ने ही औपनिवेशिक शासन की नींव रखी। भारतीय शासन व्यवस्था पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं शासन के लिए यहाँ पर भी अग्रसर नहीं हुए। उन्होंने मीर जाफर को गद्दी पे बैठाया और उनसे भी कर वसूलने लगे। भारतीय अर्थव्यवस्था से जब उन्होंने कर वसूलना प्रारंभ किया तो कंपनी से अपनी जो कंपनियां से उन्हें प्रॉफिट होने लगी, उसके बाद जो कर से प्रॉफिट होने लगा और कर मुक्त व्यापार से जो प्रॉफिट होने लगी, उससे ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव मजबूत होने लगी भारतीय अर्थव्यवस्था पे। और धीरे धीरे उन्होंने कई सारे युद्धों के पश्चात कई युद्धों में विजय प्राप्त की, जैसे बक्सर के युद्ध। हम लोग कल बात करेंगे कि बक्सर के युद्ध कैसे हुआ था। उसके बाद सहायक संधि, व्यवगत का सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पे अपना नियंत्रण स्थापित किया, भारतीय शासकों को अपना गुलाम बनाया और लगभग कई 100 सालों तक भारत में शासन किया। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने जाना कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो कैसे भारत में आई, कैसे एक कंपनी के रूप में आई और कैसे अपना शासन भारतीय अर्थव्यवस्था पे स्थापित करती है। तो इसी प्रकार से हम लोग कल बात करेंगे कि आखिर बक्सर का युद्ध कैसे हुआ था, बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी। आज हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, प्लासी के युद्ध को समझा और कल हम लोग समझेंगे बक्सर के युद्ध। बाय बाय फ्रेंड्स।